गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। अपने स्कूल के चैनल IPS एजुकेशन हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लासों का लाभ उठाएं। आज व्याकरण के दूसरे टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूं। संधि के बाद में दूसरा जो टॉपिक है आपका वो समास आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है। समास से मैं आपको बता दूं कि समास के अंदर क्या है। समास शब्द जो है उसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षेप में करना, संक्षेप में लिखना। तो समास की परिभाषा किस प्रकार से अपन लिखेंगे। अनेक पदों का एक एक पद होना समास है। अनेक पदों का एक एक पद होना समास है। अनेक पदों का एक एक पद होना समास है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर के एक पद निर्मित करते हैं, अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद निर्मित करते हैं तो तब वह समास कहा जाता है। तब वह समास कहा जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि जिस प्रकार से अनेक पद जब एक एक पद मिलकर के एक पद का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहा जाता है। जैसे सीतायाः पति यानी सीता का पति, और अपन उसको एक करके लिखेंगे सीतापति, और इसको अलग अलग करके लिखेंगे संस्कृत के अंदर तो सीतायाः पति। तो ये सीता का पति। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक पद का निर्माण करते हैं तो वो समास है। समास बनने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो अर्थ सीता या पति का जो है वही एक जो पद है सीतापति उसका भी वही अर्थ है। इसमें किसी भी प्रकार के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये है आपका समास की परिभाषा के अंदर आप जब लिखोगे कॉपी के अंदर तो ये लिखना है। दूसरी बात, आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास, या सबसे पहले अपन कर्मधारय समास पढ़ लेते हैं। वैसे तो सारे ही पढ़ने हैं। सबसे पहला समास जो है अपन कर्मधारय समास पढ़ेंगे। कर्मधारय समास ये जो है तत्पुरुष समास का ही उपभेद होता है। समास जो है ये दो, इसमें जैसे तत्पुरुष के दो पद होते हैं, एक विभक्ति एक समान विभक्ति, करने का मतलब दोनों में समान विभक्ति होती है। और ये जो समास है पूरी तरह से इसके अंदर तत्पुरुष समास का ही ये उपभेद होता है, अलग से कोई समास नहीं होता है। ये कर्मधारय तत्पुरुष का उपभेद ये होता है, और ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होगा इसमें विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। और एक दूसरा होता है बेटा इसमें उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसके अंदर आप जो 9th में मेरे द्वारा आपको जो व्याकरण पढ़ाई गई है उसमें भी ये मैंने आपको बताया है। जब आप क्लास में पढ़े थे आप उस कॉपी को काम में ले सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा आप क्या करोगे, जिस समास का पहला पद विशेषण हो, जिस समास का पहला पद जिस समास का
पहला पद, ये यहाँ पर क्या लिखना है, जिस समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो उसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विशेषण का मतलब जो शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं, जिन शब्दों से अपन विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लेता हूँ मैं, सुंदर बालक। तो ये सुंदर जो शब्द है ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि बालक कैसा है। ये विशेषण है आपका, और ये बालक जो है वो विशेष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आप विशेषण और विशेष्य को समझिए। तो विशेषण और विशेष्य कर्मधारय समास जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें पहला जो शब्द होता है वो विशेषता बताने वाला होता है, जिसको हम विशेषण कहेंगे। दूसरा जो पद होता है उसको अपन विशेष्य कहेंगे, क्योंकि जिसकी हम विशेषता बता रहे होते हैं वो विशेष्य है। तो इस प्रकार से किसी भी समास के अंदर दो या दो से अधिक पद होते हैं। समास का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, पहला पद। और समास का जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, जो कि हमेशा बाद वाला पद होता है। ये बाद वाला पद होता है। तो दो पद हो गए आपके, एक तो हो गया पूर्व पद और एक हो गया उत्तर पद। समास का जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो किसी भी समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इसका जब हम विग्रह करते हैं किसी भी प्रकार से, विशेष तौर से ध्यान रखना है कि उसके अंदर अपन समान विभक्ति रखते हैं। विग्रह करते समय पूर्व पद में और उत्तर पद में दोनों में समान विभक्तियां रखनी है, और दोनों में समान विभक्तियां रखते समय हमें पुल्लिंग के साथ विग्रह करते समय च असौ शब्द का प्रयोग करना है। स्त्रीलिंग शब्द के साथ च इयम शब्द का प्रयोग करना है, और नपुंसकलिंग के साथ च तत् का प्रयोग करना है। इसके हम उदाहरण लेते हैं। जिस प्रकार से सबसे पहला उदाहरण विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का देखिए। जो सबसे पहला उदाहरण है आपके कर्मधारय समास का, और वो भी विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास जो कि हम पढ़ रहे हैं। देखिए, कृष्ण सर्प है, यह आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण है। कृष्ण का मतलब होता है काला, और सर्प का मतलब होता है सांप। सांप की विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार से सांप है, तो उसकी विशेषता बताई गई है कि सर्प जो है वो काला है। इसलिए विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। सर्प है, हमें देखना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो सर्प है जो शब्द है वो पुल्लिंग है संस्कृत के अंदर। तो विग्रह करते समय सर्प है के आगे जो विभक्ति रखी गई है सर्प है, वही विभक्ति हम इसमें रखेंगे पहले पद में। इसका पूर्व पद कृष्ण है, उत्तर पद जो है वो सर्प है। तो कृष्ण है, क्योंकि यहाँ पर सर्प है इसलिए कृष्ण है करेंगे। पुल्लिंग है इसलिए हम प्रयोग करेंगे च असौ का, और सर्प है वैसा का वैसा हमें लिख देना है। तो ये हो गया इसका समास विग्रह, ये विग्रह। और समास का नाम लिखेंगे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जैसे वीर पुरुष है, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि पुरुष कैसा है, वीर है, इसलिए विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है।
और पुरुष है में जो विभक्ति है वही पहले पद में लगानी है, वीर है, और वही च असौ पुरुष है। इसी प्रकार से ये सारे आपको करने पड़ेंगे। जैसे पीताम्बरम, तो बेटा पीताम्बरम में भी दो पद हैं, एक अंबरम है जो कि उत्तर पद है और एक आपका पीतम है जो कि आपका पूर्व पद है। तो सबसे पहले दो पद अलग अलग करेंगे अपन। पीतम, अंबरम का मतलब होता है या तो आकाश या फिर वस्त्र, संस्कृत में अर्थ होता है अंबरम का वस्त्र, जो कि नपुंसक लिंग है, इसलिए अपन विग्रह करते समय चैतत का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? चैतत, और यहां पर रखेंगे अंबरम, पीताम्बरम। जैसे पीताम्बरम के बाद में अगला जो उदाहरण है अपन लेंगे रक्त कमलम, रक्त कमलम। तो रक्त कमलम में भी कमल जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए रक्तम, चैतत, कमलम, इस प्रकार से। जैसे स्त्रीलिंग की बात करें, नवोढ़ा, नवोढ़ा का अर्थ होता है नवविवाहिता। एक तो होता है नवविवाहित जो कि पुल्लिंग होता है, नवविवाहिता स्त्रीलिंग है, इसलिए नवोढ़ा दो पद हैं इसमें भी। एक तो है नवा, इसकी तरह विभक्ति ऊढ़ा है तो यहाँ नवा रखेंगे अपन, नवा च इयम स्त्रीलिंग के लिए, और ऊढ़ा जो एक आपका पद है। तो ये हो गया इसका समास विग्रह। जैसे जीर्णो उद्यानम, जीर्णो उद्यानम, उद्यानम नपुंसक लिंग है तो उद्यानम आया है तो इसको हम जीर्णम कर देंगे, जीर्णम चैतत उद्यानम। जैसे रम्य वाटिका, आपका उदाहरण है रम्य वाटिका, तो वाटिका स्त्रीलिंग है तो वाटिका दे रखा है तो इधर रम्या हो जाएगा, बराबर विभक्ति करने के लिए रम्या च इयम वाटिका। तो ये आपका विशेषण विशेषी कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी उदाहरण आए हैं विशेषण विशेषी कर्मधारय समास के, संस्कृत की किताब में 10th क्लास, उसके सारे उदाहरण आपको कॉपी के अंदर करने हैं। बेटा आप इस क्लास में सीरियस रह करके पढ़ेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे। आप टाइम खराब नहीं करें बल्कि होमवर्क में भी ध्यान दें और पढ़ने में, याद करने में भी ध्यान दें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। अगला जो दूसरा है वो है आपका विशेषण विशेष्य के बाद में उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसमें भी एक तो विशेषण के जो उदाहरण आए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब है आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास, उसकी भी आप परिभाषा लिख सकते हैं। उपमान उपमेय कर्मधारय समास, इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं आप। जिस समास में पूर्व पद उपमान हो तथा जिस समास में पूर्व पद उपमान हो तथा उत्तर पद उपमेय हो उसे उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। यह है आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इसमें आपको देखना है उदाहरण, एक शब्द से उपमा दी जाती है और एक शब्द वो होता है जिसको उपमा दी गई है। एक तो हो गया उपमान और एक हो गया उपमेय। जैसे घन श्याम है, इसमें बेटा आपको विग्रह करते समय एक वाचक शब्द है इसका जो कि इव है। इव का अर्थ होता है की तरह, के समान, के जैसा।
उपमा अलंकार जो कि अपन काम में लेते हैं, इववाचक शब्द होता है, समान, सम, जैसा, सो। तो इस प्रकार से घन श्यामय है, अर्थात इसकी तरह ये, इसको इसके समान बताया जाता है। तो घन वाचक शब्द है आपका इव और श्यामय है। दूसरा जो है आपका उदाहरण है कुसुम कोमलम। कुसुम कोमलम, फूल की तरह कोमल। तो कोमलम दे रखा है तो कुसुमम हो जाएगा इधर, कुसुमम इव कोमलम। इव शब्द काम में लेना इसमें, उपमान उपमेय में, की तरह, के जैसा। और ये आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास है। उपमान उपमेय कर्मधारय समास। इधर देखिए अगला जो उदाहरण है आपका, जैसे चंद्रमुखम। चंद्रमुखम, इसमें आप करेंगे, मुखम दे रखा है तो चंद्र है इव, चंद्रमा के समान मुख, तो मुखम। चंद्र है इव मुखम, यही है आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास। सेलो उन्नत है, सेलो उन्नत है। सेलो पर्वत की तरह, उन्नत महान, तो उन्नत दे रखा है, सेल है कर देंगे, सेल है इव उन्नत है। ये भी आपका वही समास हो गया। अगला है वज्र कठोरम। वज्र कठोरम, वज्र कठोरम एक ही है, ये अनेक पद बनाते हैं विग्रह करते समय। तो कठोरम दे रखा है तो वज्रम आपका करना है, वज्रम इव कठोरम, वज्रम इव कठोरम। तो ये भी आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास हो गया। ये उपमान उपमेय दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्व उपमान और एक होता है उत्तरो उपमान। कई बार इसमें क्या है, दो प्रकार के पूछे जाते हैं। ये उपमान और उपमेय समास जो है ये दो प्रकार का होता है। एक तो पूर्व उपमान होता है, एक उत्तरो उपमान होता है। पहला पद उपमान होता है, कई बार उत्तर पद उपमान होता है। तो किस प्रकार से, जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर उपमान जो पद है, जैसे पुरुष व्याघ्र है। पुरुष, एक मिनट मैं इनको मिटा देता हूँ। पुरुष व्याघ्र है, इसमें है आपका पुरुष व्याघ्र है, व्याघ्र के जैसा पुरुष। तो इस प्रकार से इसमें ये व्याघ्र है जो है वो बाद में आया है, तो ये पूर्व उपमान है, इसलिए इव बाद में आएगा। पुरुष है, व्याघ्र है, इव, क्योंकि इव सवाचक जो शब्द है हमेशा उपमान के बाद में आता है। तो ये पूर्व उपमान है, उत्तरो उपमान है, बाद में जो आया है, इसलिए। जैसे अगला है पुरुष सिंह है। पुरुष सिंह है, तो वही बात इसमें है, पुरुष है, सिंह है, इव बाद में आएगा इसमें। तो ये वही है। वैसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के बाद में जो पढ़ रहे हैं अपन, उपमान उपमेय कर्मधारय समास दोनों के अंदर। और अगला है आपका पुरुष नागय है। पुरुष नागय, वही बात इसमें है। तो पुरुष है पहले और नागय है इव। इस प्रकार से ये आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है जो कि कंप्लीट होता है। एक और है आपका जिसमें इसी के अंदर अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय। अगला है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है
जो वाचक शब्द है इसका विग्रह करने वाला वो एव रखना है। जैसे पहला उदाहरण है तपोधनम, तो किस प्रकार से करेंगे विग्रह? तप है, सॉरी तपो और एव रखना है बीच में, एव धनम, ये अवधारणा पूर्व पद है। जैसे इसी का एक विद्याधनम, तो विद्या एव धनम। इस प्रकार से आप ये अवधारणा पूर्व पद भी कर सकते हैं। जैसे ये जो आपने किया अभी, तपः एव धनम, बराबर रखनी है ना विभक्ति, तो तपः एव धनम, विद्या एव धनम। इस प्रकार से गुरु देव है। अगला आपका उदाहरण है गुरु देव है, तो गुरु एव देव है, गुरु ही देव है। तो इस प्रकार से ये आपका कर्मधारय समास जो है वो कंप्लीट होता है। आगे अगला जो समास है दूसरी वीडियो में अपन कल फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।